Yes. In the last lecture, we have started chapter number 2, the regulatory framework. ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, और बेसिकली इस चैप्टर के अंदर मैंने बताया कि हमारे अलग अलग तरह की जो बॉडीज बनी हुई है पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह डिजाइन करवाती हैं, उनको अप्लाई करवाती हैं, उसी से रिलेटेड ये चैप्टर हमारा कवर अप किया हुआ है। इस चैप्टर के नोट्स मैंने लिखवाए थे। बेसिकली हम देखें इसके अंदर क्या दिया हुआ है। सबसे पहली चीज तो हमारा इस चैप्टर में से क्वेश्चन किस तरह का पुटअप होता है। तो क्वेश्चंस ऑन दिस चैप्टर आर लाइकली टू बी द नॉलेज बेस्ड। आपके जो क्वेश्चन आता है वो नॉलेज बेस्ड होता है, एंड फोकस ऑन द रूल ऑफ ईच ऑफ द बॉडी विद इन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। हर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का क्या वर्क होता है, क्या पर्पस है, वो उस पर क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। इसके अंदर मैंने बताया था हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब हर चीज के कुछ फॉर्मेट्स वगैरह फिक्स होते हैं। हमारे इंडिया के अंदर जो है आईसीआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इन पूरी चीजों को कवर अप करने के लिए। अ, एक से यस। तो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मैंने बताया तो कि हमारे इंडिया के अंदर जैसे आईसीआई बना हुआ है, वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पर हमारा बना हुआ आईएफआरएसएफ, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स फाउंडेशन, जिसके अंडर में बेसिकली 3 डिपार्टमेंट्स हैं: आईएफआरआईसी, आईएएसबी और आईएफआरएस-एसी। इनके फुल फॉर्म्स मैंने बताया था। आईएफआरएसएफ का मतलब है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फाउंडेशन, आईएएसबी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, आईएफआरआईसी फिर वो दिया है हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी, फिर दिया है आईएफआरएस-एसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी कमेटी। ये हमारे अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। इन डिपार्टमेंट्स का पर्पस क्या है? सबसे पहला डिपार्टमेंट मैंने बताया आईएफआरएसएफ, जो क्या था हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक प्रॉफिट बनाने के पर्पस से नहीं बनाया हुआ है, पब्लिक इंटरेस्ट के पर्पस से बनी हुई है। प्रमोट एंड फैसिलिटेट अडॉप्शन ऑफ आईएफआरएस-एसी एंड आईएफआरएसी इंटरप्रिटेशन। जो भी आईएफआरएस-एसी है, जो भी अपनी एडवाइस वगैरह देता है, और जो आईएफआरएसी जो अपने इंटरप्रिटेशंस देता है, उन दोनों को सुनता है, उनको अडॉप्ट वगैरह करवाता है। डेवलप अ सिंगल सेट ऑफ एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। वो डेवलप करवाता है, वो खुद नहीं बनाता है, वो डेवलप करवाता है किसके थ्रू? आईएएसबी के थ्रू। नॉट इन्वॉल्व इन स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस। स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होता। इट मींस आईएफआरएसएफ इज नॉट लाइबल टू क्रिएट आईएफआरएस। वो आईएफआरएस नहीं बनाता है। टू प्रमोट द यूज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दोज स्टैंडर्ड्स। उन स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करवाना भाई, तो कि अलग अलग कंट्रीज में अप्लाई हो, उसके लिए भी वो हेल्प करता है, प्रैक्टिस करता है, मतलब कि ट्राई करता है ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज उनको अप्लाई करें। इट कंसिस्ट 22 ट्रस्टी। इसके अंदर 22 ट्रस्टी होते हैं, और ट्रस्टी जो होते हैं वो अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया और प्रोफेशनल बैकग्राउंड के होते हैं। जस्ट अ मिनट। फिर आगे बोला उसी के अंदर, इट अपॉइंट्स आईएएसबी, आईएफआरआईसी, आईएफआरएस-एसी, इन सभी के मेंबर्स को अपॉइंट करना, उनके लिए फंड्स वगैरह का अरेंज करना, पूरा रेगुलेटरी सिस्टम को कंट्रोल करना, देखना, ये सारा काम आईएफआरएसएफ का होता है। ये सबसे टॉप बॉडी है, इसके ऊपर और कोई नहीं है, यही सारा देखता है इंटरनेशनल लेवल पर। फिर सेकंड डिपार्टमेंट हमारा आता है इसी के बाद में आईएफआरआईसी। आईएफआरआईसी इंटरप्रिटेशन कमेटी जो क्या करती है, मेंबर्स वगैरह जो है इसके आईएफआरएसएफ अपॉइंट करता है, और इसके अंदर 14 वोटिंग मेंबर्स होते हैं। और आईएफआरआईसी क्या करता है, अपने दो मैटर्स को मेनली गाइडेंस देता है, जो हमारे एग्जिस्टिंग आईएफआरएस हैं उनको कैसे अप्लाई किया जाए, उनको कैसे अगर वहां पर कोई चीज अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो कैसे उसको अप्लाई करें, हाउ टू कंसिडर न्यू इश्यूज वेयर नो
IFRS एग्जिस्ट, अगर कहीं पर IFRS एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो नए इश्यूज को कैसे सॉर्ट आउट करें, वो चीजों पर ये गाइड करता है। IFRS गिव रिपोर्ट टू IASB, और IFRS अपनी रिपोर्ट्स किसको देता है, IASB को देता है। फिर थर्ड पॉइंट हमारा आया था IFRS AC एडवाइजरी काउंसिल, जिसको हम पहले स्टैंडर्ड एडवाइजरी काउंसिल बोलते थे और अब उसको बोला जाता है IFRS AC। IFRS AC क्या करता है बेटा, एडवाइस देता है अपनी, किसको एडवाइस देता है, IASB को। और IFRS AC IASB के साथ में कम से कम ईयर के अंदर 3 टाइम्स मीटिंग कंडक्ट करता है। साल में कम से कम 3 मीटिंग्स कंडक्ट करेगा, उनसे कंसल्ट लेता है, ओपिनियंस वगैरह लेता है, मार्केट के ओपिनियंस वगैरह लेकर के वो ओपिनियंस को क्या करता है, आगे फॉरवर्ड करता है। फोर्थ पॉइंट आया था इसी के अंदर हमारा IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल है IFRS बनाने के लिए, उनको रिवाइज करने के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है। वर्क्स अंडर द गाइडेंस ऑफ IFRSF, और ये IFRSF के अंडर में गाइडेंस में काम करता है। इंडिपेंडेंट प्राइवेटली फंडेड बॉडी है, किसी के ये अपना खुद के फंडिंग्स वगैरह अरेंज करते हैं, with the main aim to develop single set of high quality IFRS, और इनका मेन पर्पस क्या है, अच्छी क्वालिटी का, हाई क्वालिटी का IFRS डेवलप कराना। लाइजनिंग विद नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटर्स टू अचीव कन्वर्जेंस, और अलग अलग तरह के स्टैंडर्ड सेटर्स हैं उनके साथ में कन्वर्जेंस मतलब यूनिफॉर्मिटी बनाए रखने के लिए लाइजनिंग बना करके रखते हैं। बिफोर 2003 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज, बट इन 2003 उनको रिप्लेस कर दिया गया, किससे, IFRS से रिप्लेस कर दिया गया। यहाँ तक के टॉपिक में कोई डाउट है बेटा, एनी डाउट टिल दिस टॉपिक? नो सर। नहीं है। चलिए इसी के बाद में हम आगे बात करें तो हमारा ये स्टार्टिंग में ये जो दे रखा है इस चैप्टर की थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो थ्योरी मैंने ऑलरेडी आपको नोट्स के फॉर्म में समझा दिया है, इससे आपको थ्योरी रीड आउट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस चैप्टर की जो थ्योरी दे रखी है वो थ्योरी रीड आउट करने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें मैंने बता दिया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह का मतलब, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फाउंडेशन वगैरह, और ये सब कुछ इसके अंदर मेन ये टॉपिक नया एड ऑन हुआ है बेटा, जो पहले नहीं था। ये टॉपिक नया एड ऑन हुआ है, इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड बोर्ड, न्यू टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन पुट अप हो जाता है। इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड बोर्ड, ये हमारा एक नया टॉपिक दिया है, तो इस टॉपिक को हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या दिया है। इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड बोर्ड, इन रिसेंट ईयर्स इन्वेस्टर हैव बीन कॉलिंग फॉर अ हाई क्वालिटी, आज के टाइम पर इन्वेस्टर क्या चाहता है, हाई क्वालिटी, ट्रांसपेरेंट, रिलायबल एंड कंपेरेबल रिपोर्टिंग, सही रिपोर्टिंग चाहता है बाय कंपनीज ऑन क्लाइमेट एंड अदर एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस मैटर्स। आज के टाइम पर जो इन्वेस्टर है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए होती है, वो अदर थिंग्स पर भी क्या करता है, अपनी रिपोर्ट्स वगैरह डिमांड करवाता है भी, तो क्या आप इन चीजों पर कितना फोकस करते हैं, एनवायरमेंट पर आप कितना वर्किंग करते हैं, सोशल चीजों पर कितना करते हैं, गवर्नेंस, लीगल वगैरह का आप काम वगैरह कैसे देखते हैं, उसके लिए हमारे ये स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया गया था, ISSB इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड बोर्ड। टू मीट दिस डिमांड, और इस डिमांड को पूरा करने के लिए ऑन 3 नवंबर 2021 को द IFRS फाउंडेशन ट्रस्टी अनाउंस द क्रिएशन ऑफ इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड बोर्ड। इसकी डेट याद रखना बेटा, कब बनाया गया था, 3 नवंबर 2021 को, और किसने बनाया था, IFRSF ने इसको क्रिएट किया था। इसका पर्पस क्या है, ISSB का, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ISSB इज टू डिलीवर कंप्रेहेंसिव सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। तो क्या आप सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड आपने जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया वो डिस्क्लोज करना होता है, that provide investors with information about the company's sustainability related risk and opportunities to help them make informed decision, ताकि उनको सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड रिस्क और उन्होंने क्या क्या उसका ऑप्शंस यूज किए हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो सके। ये पॉइंट क्लियर है बेटा यहाँ तक?
इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड बोर्ड। ये इंपॉर्टेंट है, नया टॉपिक है, तो इसको अच्छे से कवर अप कर लीजिएगा। न्यू टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। इसी के बाद में फिर हम आगे चला, IFRS ऑलरेडी हो चुका है हमारा, और स्कोप वगैरह वो चीज बता दिया है मेरा। बेसिकली मैंने बता दिया आपको, IFRS फाउंडेशन है, 22 ट्रस्टी हैं, और उसके अंडर में कौन कौन आता है, IFSB आता है, IFRS आता है, IFRIC आता है। इनको अगर कुछ भी बात वगैरह कहनी होती है तो वो IASB को कहते हैं, IFRS और IFRIC। और फिर ये अपनी बात कहाँ पहुंचाता है, ऊपर पहुंचाता है। इसका डायरेक्टली अपन एक्टिविटी नंबर 1 देखते हैं, इसमें क्या बोला है। एक्टिविटी नंबर 1, व्हाट इज द रूल ऑफ एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फाउंडेशन। तो क्या आप इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRS जो बनाते हैं उसका पर्पस क्या है। IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फाउंडेशन को बनाने का रूल क्या है। फर्स्ट पॉइंट दिया, टू अपॉइंट द मेंबर्स ऑफ IASB, IASB के मेंबर्स को अपॉइंट करना। सेकंड पॉइंट दिया, टू एडवाइज द IASB, IASB को एडवाइस करना और न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट शुड कंसीडर इशूइंग। तो कि आप जो भी IASB को एडवाइस देना भी, तो कि जो भी नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं उन पे क्या क्या इश्यूज वगैरह, उनको जो इश्यू करने का वो प्लान कर रहे हैं उस पर एडवाइस वगैरह देना, सजेशंस देना। थर्ड पॉइंट, टू गिव गाइडेंस टू द बिजनेस रिगार्डिंग हाउ टू अप्लाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो कि गाइडेंस वगैरह देना बिजनेस वगैरह को, तो कि उनको कैसे अप्लाई किया जाए इन देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड टू इशू इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। और जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो इशू करने में इनका रोल प्ले। तो इसका क्या आंसर आएगा बेटा, IFRSF का मेन पर्पस क्या होता है। To appoint the members of IASB. टू अपॉइंट द मेंबर्स ऑफ IASB। Yes, sir. IASB के मेंबर्स को अपॉइंट करना ये होता है क्या बेटा। IASB के मेंबर्स को अपॉइंट करना यही होता है क्या। यस बेटा, Yes, बाकी sir. बता। बिल्कुल, तो IASB के मेंबर्स, यस सर। हाँ, तो IASB के मेंबर्स को अपॉइंट करना उनको। और क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह बनाने करने का काम तो वो कौन करता है, हमारा IASB करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन हम देखें इसी का, which of the following body is involved in trying to achieve convergence of the global accounting standards। इनमें से कौन सी बॉडी जो है वो काम करती है ताकि ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है हमारे उसमें कन्वर्जेंस आ सके, मतलब यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। तो कौन सी बॉडी काम करती है, पढ़ा था बेटा ये अपन ने। Sir, IASB. IASB, बिल्कुल बेटा, IASB इसका आंसर आएगा। इनमें से कौन सी बॉडी हमारा काम करती है ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कन्वर्जेंस लाने के लिए, तो वो आंसर आ जाएगा IASB से। कहाँ पढ़ा था ये मैं बता देता हूँ वापस से। ये हमने IASB का पॉइंट जहाँ पढ़ा था, मैंने लिखा हुआ भी था, लाइजनिंग विद नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैटर्स टू अचीव कन्वर्जेंस। इज इट क्लियर। चलिए फिर आगे चले हम। इसी के बाद में एक्टिविटी नंबर 2 हो गया। एक्टिविटी नंबर 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाय। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन इशू करता है, तो कौन इशू करता है बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। IASB. IASB, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने का काम किसका होता है, IASB का होता है। फिर एक्टिविटी नंबर 4 देखें हम, which of the following best describe the rule of international financial reporting standard interpretation committee। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सबसे अच्छा उसको डिस्क्राइब करेगा भी, तो क्या IFRIC का मेन काम क्या होता है। इशू करना, IFRS को इशू करना। सेकंड पॉइंट, प्रोवाइड एडवाइस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स को डेवलप करने में एडवाइस देना। इंटरप्रेट इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, उनको इंटरप्रेट करना। एंड फोर्थ पॉइंट, इन्वेस्टिगेट लिस्टेड कंपनीज, जो लिस्टेड कंपनीज है उनको इन्वेस्टिगेट करना।
टू इंश्योर दैट कंप्लाई विद द IFRS, तो कि वो IFRS के साथ में कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो क्या आएगा बेटा इसका आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? इसका आंसर क्या आएगा? C. इंटरप्रेट करना। भाई नाम से हमें पता चल रहा है इंटरप्रिटेशन कमिटी है, तो उसका मेन काम क्या होता है? इंटरप्रेट करना, चीजों को एक्सप्लेन करना, ये इसका मेन काम होता है। फिर इसी के बाद में हम आगे चलें, एक्टिविटी नंबर 5। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू द IFRS ट्रू और फॉल्स? आपको बताना IFRS से, IFRS से रिलेटेड हमारे स्टेटमेंट्स गिवन है, तो कि ये ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट पॉइंट हमारा दिया, दे मस्ट बी अप्लाइड टू अचीव फेयर प्रेजेंटेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसका अच्छा प्रेजेंटेशन जाए, इसके लिए IFRS को अप्लाई करना चाहिए। तो ट्रू है क्या बताइए? Yes, sir. सेकंड पॉइंट दिया, दे आर प्राइमरीली डिजाइन फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज। तो कि ये इनको मेनली किन के लिए डिजाइन किया गया है? नॉट फॉर प्रॉफिट, मतलब NGO वगैरह इन्हों के लिए डिजाइन किया गया है, ऐसा कुछ है क्या बेटा? False. फॉल्स। फॉल्स। थर्ड पॉइंट दिया, दे आर डिजाइन टू अप्लाई टू जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये क्यों बनाए गए हैं? ताकि जो हम जनरल पर्पस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं वहां पर भी हम इनको क्या कर सकें? अप्लाई कर सकें। तो ट्रू है क्या बेटा? ट्रू। Yes, sir. And fourth point, they set out recognition, measurement, presentation and disclosure requirements for transaction and events. इसके अंदर हम क्या करते हैं? रिकॉग्निशन मतलब रिकॉर्ड करते हैं चीजों को, मेजर करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं IFRS के अंदर, एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स फॉर ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। ये सब चीजें True. किया जाता है क्या? ट्रू है बेटा? यस फॉल्स? सर। Yes, sir. ये चीज आपका हो गया, तो ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। ये एक्टिविटी नंबर 5 कंप्लीट हो गई। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है बेटा? Yes, sir. यह आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है, तो मेरा चैप्टर नंबर 2 इसका पूरा कंप्लीट करा दिया है मैंने, तो इसको कंप्लीट करें। इसी का फिर आगे का मैं चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड एक टॉपिक स्टार्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ आज का। चैप्टर नंबर 1 और 2 मैंने 2 चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए हैं। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 3, और चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमारा एक टॉपिक दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन सेल और परचेज। भैया आप जब अगर कॉर्पोरेट लेवल पर अगर सेल परचेज करते हैं तो वहां पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यूज आते हैं? तो ये चैप्टर नंबर 3 का अंदर का टॉपिक है, वो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो उसका मैंने मेन मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमारा टॉपिक दिया डॉक्यूमेंटेशन यूज्ड इन द कंपनी इन सेल और परचेज। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मान लो बिग बाजार है, बिग बाजार क्या करना चाहता है? पतंजलि ग्रुप के बहुत ज्यादा मार्केट में चल रहा है भाई, तो कि वो उसके प्रोडक्ट्स को अपने स्टोर पर सेल करना चाहता है। बिग बाजार विश टू सेल देयर प्रोडक्ट्स एट ऑफ पतंजलि ग्रुप। बिग बाजार के पूरा ऑल ओवर इंडिया में स्टोर से पतंजलि ग्रुप जो है वो भी बहुत सारे तरह के प्रोडक्ट्स बनाता है। बिग बाजार चाहता है तो कि वही वो उनके प्रोडक्ट्स को सेल करे, तो उसके लिए बिग बाजार ने क्या करा? सबसे पहले पतंजलि ग्रुप को प्रपोजल रखा, उनको बोला भाई तो कि सर आप कौन सा प्रोडक्ट का क्या रेट चार्ज करते हैं, उसका पूरा मुझे एक कोटेशन बना करके बताओ। हम बोलते नहीं बोलते सर इसका ये चीज कितने का बैठेगा, आप मुझे एक बार कोटेशन बना करके बता दो। तो कोटेशन कौन बनाता है? सेलर बनाएगा या बायर बनाएगा बेटा? सेलर। सेलर बनाएगा। तो कोटेशन कौन बनाता है? सेलर प्रिपेयर करता है। इन दिस डॉक्यूमेंट प्राइस डिटेल्स, प्राइस वगैरह कितनी रहेगी, क्वालिटी कैसी रहेगी, उसके बारे में डिटेल्स, स्पेसिफिकेशन एंड अदर डिटेल्स विल बी मेंशन, और बाकी की डिटेल्स भी मेंशन होगी। आफ्टर सेंडिंग कोटेशन सेलर कैन नॉट मेक एनी चेंज इन द प्राइस आफ्टरवर्ड्स। और एक बार कोटेशन भेजने के बाद में आप प्राइस में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं कर सकते हैं।
कोटेशन इसीलिए मंगाया जाता है भी ताकि वो रिटर्न में लिख करके हमें भेज दे तो कि कौन सी चीज कितने में मिलेगी। आफ्टर रिसीविंग एंड रीडिंग कोटेशन बायर टेक डिसीजन, बायर क्या करता है, डिसीजन लेता है भी तो कि मुझे ऑर्डर लगाना है या नहीं देना है इस पर्सन को। अगर वो रेट वगैरह से अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो वो क्या करेगा, ऑर्डर लगाएगा। तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमारा दिया है सेकंड पॉइंट, परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी विच शोज दैट द गुड्स और सर्विसेज कंपनी वांट्स टू परचेज फ्रॉम अदर कंपनी। भाई अगर मैं आपके कोटेशन से अगर सेटिस्फाई हूं तो मैं आपको क्या करूंगा, परचेज ऑर्डर दूंगा भाई, तो कि मैं ये चीज खरीदना चाहता हूँ। A document of company which shows that the goods or services company wants to purchase from other company. Two copies of purchase order will be made. और इसकी दो कॉपी बनाई जाती है, वन सेंड टू द कंपनी, एक तो कंपनी को भेज दी जाती है फ्रॉम विच गुड्स परचेज, जिससे आपने गुड्स परचेज किया है, एंड अनदर विल बी कैप्ट एज रिकॉर्ड इंटरनली, और एक कॉपी आप अपने पास रख लेते हैं ताकि जब भी गुड्स आपको रिसीव होगा तो हम उसको मैच करेंगे भी, तो कि मैंने क्या ऑर्डर दिया था और सामने वाले से क्या ऑर्डर आया, ताकि हमें पता रहे हमने क्या क्या ऑर्डर दिया था। तो परचेज ऑर्डर बनाया जाता है, जो बायर है वो क्या करेगा, सेलर को परचेज ऑर्डर भेजता है तो कि हमें ये चीजें चाहिए, आप ये चीजें तैयार करके हमें दे दो। फिर क्या होता है, सेल्स ऑर्डर। एक और डॉक्यूमेंट आता है, कौन सा, सेल्स ऑर्डर। सेल्स ऑर्डर बेटे सारे डॉक्यूमेंट्स रियल लाइफ में अप्लाई होते हैं। जब आप कॉर्पोरेट लेवल पर सेल परचेज करते हैं तो वहां पर रियल लाइफ में डॉक्यूमेंट्स अप्लाई होते हैं। सेल्स ऑर्डर क्या होता है, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द सेलर शोज दैट ऑर्डर प्लेस्ड बाय अ कस्टमर, तो क्या ऑर्डर प्लेस करा है किसने, कस्टमर ने, एंड क्या क्या चीजें आपने मंगाई है वो चीजें हम भाई बेच रहे हैं, एंड देयर डिटेल्स। सेल्स ऑर्डर हैव सीरियल नंबर, उस पर एक सीरियल नंबर डला होता है, सो दैट कंपनी कैन कीप रिकॉर्ड्स ऑफ इट्स ऑर्डर, ताकि कंपनी अपने उन ऑर्डर्स का डिटेल मेंशन करके रख सके। वन कॉपी सेंड टू द वेयर हाउस और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उसकी एक कॉपी क्या कर देंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भेज देंगे। क्यों, ताकि भाई ये ऑर्डर गुड्स हमने सेल कर दिया तो आप फटाफट से तैयार करो और इसको अपन को बेचना है, हमने इस पर्सन को इतना गुड्स सेल कर दिया तो आप गुड्स तैयार करके भेजो वहां पर। तो वन कॉपी सेंड टू द वेयर हाउस और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अगर मेरे पास पहले से गुड्स तैयार रखा है तो वो डायरेक्टली भेज देंगे, सेंड कर देंगे, और अगर पहले से तैयार नहीं है तो वो ताकि प्रोडक्शन करना है स्टार्ट कर देंगे। वन कॉपी सेंड टू द वेयर हाउस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू मैन्युफैक्चर गुड्स। पतंजलि ने क्या करा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भाई 1000 पीस हमें बनाने, तो उसके लिए उन्होंने ऑर्डर दे दिया, तो वो सेल ऑर्डर के बेसिस पर वो वहां की कॉपी वहां पर भी जाती है। फिर इसके बाद में आता है नेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमारा, गुड्स डिस्पैच नोट। गुड्स डिस्पैच नोट बेसिकली होता क्या है, जब आपके यहाँ से गुड्स डिस्पैच हो जाता है, निकल जाता है, शिपिंग हो जाता है, तो वहां पर आप जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसको हम कहते हैं गुड्स डिस्पैच नोट। बेसिकली आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वहां से जैसे ही गुड्स शिपिंग हो जाता है तो आपके मोबाइल पर मैसेज आता है, योर गुड्स हैव बीन शिप्ड, तो वो गुड्स डिस्पैच नोट। So in this document details of the goods sent by the company will be record, जो भी गुड्स उन्होंने भेजा है उसके रिकॉर्ड मेंशन किया जाता है, लाइक ट्रैकिंग डिटेल्स, एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम एटसेट्रा। कंपनी विल कीप अ रिकॉर्ड ऑफ गुड्स डिस्पैच, जो भी कंपनी ने गुड्स भेजा है उसका डिटेल मेंशन करके रखा जाता है। इन केस ऑफ एनी क्वेरी बाय द कस्टमर अबाउट द गुड्स एंड, भाई तो क्या अगर कस्टमर अगर कोई भी क्वेरी वगैरह करे जो गुड्स आपने भेजा है उसके बारे में, तो वो ताकि हम अवेलेबल करा सकें। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है हमारा जीआरएन, गुड्स रिसीविंग नोट। गुड्स रिसीविंग नोट सर क्या होता है, जब कस्टमर को या वेयर हाउस डिपार्टमेंट को जो रिसीवर है उनको जब अगर गुड्स रिसीव हो जाता है तो वो एक कंफर्मेशन करके देते हैं तो कि हाँ हमने इतना गुड्स रिसीव कर लिया। तो गुड्स रिसीविंग नोट प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर, एंड इन दिस डॉक्यूमेंट कस्टमर शोज दैट बिजनेस हैज रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम द सप्लायर। लाइक जैसे आप लोग ऑनलाइन में गुड्स मंगाते हैं तो वहां से जब आपको गुड्स रिसीव हो जाता है तो आप ओटीपी शेयर करते हैं एक तरह से। तो ओटीपी शेयर करने से क्या हो जाता है भाई, आपका कंफर्मेशन हो गया भाई आपने कुछ रिसीव कर लिया है। यहाँ पर तो हम डॉक्यूमेंट नहीं बनाते लेकिन रियल लाइफ में डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है। तो जीआरएन जनरली प्रिपेयर्ड बाय द वेयर हाउस डिपार्टमेंट, इट विल बी सेंट टू द सेलर।
भी तो क्या हमने आपसे इतना गुड्स रिसीव कर लिया, अब हमें पैसे देने हैं। और जब आपको जीआरएन रिसीव हो जाता है, गुड्स रिसीविंग नोट रिसीव हो जाता है फ्रॉम द बायर, नाउ सेलर इज ऑथराइज्ड टू डिमांड पेमेंट। तो अब सेलर के पास अथॉरिटी आ जाती है वो पेमेंट मांगने की, क्योंकि मैंने आपको गुड सेल कर दिया है, आपने बोला था भी गुड सेल कर दो तो सेल भी कर दिया, अब मुझे आप पैसे देने के लिए लाइबल हो गए हैं। सो सेलर प्रिपेयर इनवॉइस, तो सेलर क्या करता है, अब इनवॉइस बनाता है, मतलब बिल बनाता है, और बिल बना करके सेंड दिस टू द कस्टमर, फिर वो क्या करता है, कस्टमर को भेज देता है। वन कॉपी हेल्ड बाय सेलर एज रिकॉर्ड, और एक कॉपी सेलर अपने पास रिकॉर्ड के लिए रख लेता है। यहाँ तक के पहले मुझे बताइए बेटा, ये 6 डॉक्यूमेंट्स में कोई डाउट है? No, sir. नहीं। No, sir. फिर इसी के बाद में आता है नेक्स्ट टर्म हमारा डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है, जब अगर बायर जो है, परचेजर जो है, अगर वो परचेज किए हुए गुड्स को अगर रिटर्न करता है तो उस टाइम पर जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसको हम कहते हैं डेबिट नोट। व्हेन बायर मेक रिटर्न आउट ऑफ द परचेज गुड्स, जो बायर है अगर उसने गुड्स रिटर्न कर देता है परचेज गुड्स में से, देन ही प्रिपेयर डेबिट नोट, तो वो क्या करता है बेटा, डेबिट नोट बनाता है। इन डेबिट नोट डिटेल्स ऑफ द परचेज रिटर्न विल बी शोन, उसकी परचेज रिटर्न की डिटेल्स मेंशन कर दी जाती है, सो दैट सेलर विल एडजस्ट देयर अकाउंट अकॉर्डिंगली, ताकि सेलर अपने अकाउंट को अकॉर्डिंगली क्या कर सके, एडजस्ट कर सके। मान लो मुझे आपसे मैंने गुड्स 1 लाख का परचेज कराते हैं, उसमें से 10,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया, तो आप मेरे अकाउंट को क्या कर दो, एडजस्ट कर दो, ताकि मुझे फ्यूचर में कितना पे करना रह जाएगा, 90,000, अकाउंट ऑटोमेटिकली सेट ऑफ हो जाए। और नेक्स्ट पॉइंट आता है उसी के बाद में क्रेडिट नोट। मैंने डेबिट नोट भेजा है सेलर को, तो सेलर मुझे क्या करेगा, कंफर्मेशन करेगा भाई हाँ मैंने आपके अकाउंट को एडजस्ट कर दिया है, तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है उसको हम कहते हैं क्रेडिट नोट। तो सेलर विल प्रिपेयर एन डॉक्यूमेंट दैट विल बी क्रेडिट नोट। One copy of credit note will be sent to the buyer as a record that buyer account has been adjusted. और ये रिकॉर्ड होता है भी तो कि बायर के अकाउंट को हमने एडजस्ट कर दिया है। फिर इसी के बाद में आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा रिसीट्स। रिसीट का मतलब क्या होता है, जब बायर अब पेमेंट करेगा तो उसके बदले में आपको एक लिख करके देना पड़ेगा भाई मैंने इतना अमाउंट रिसीव कर लिया है। तो जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं रिसीट। व्हेन बायर मेक पेमेंट, जब अगर बायर क्या करता है, पेमेंट करता है, देन सेलर प्रिपेयर रिसीट, तो सेलर क्या करता है, रिसीट बनाता है एज एविडेंस दैट अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड, क्योंकि अमाउंट हमें रिसीव हो गया है। प्रिपेयर्ड बाय द सेलर, कौन बनाता है, ये सेलर बनाता है। सर हमारा सारा काम हो गया, गुड सेल भी कर दिया, परचेज भी कर दिया, जो देना लेना था वो भी सारा हो गया, सब काम हमारा कंप्लीट हो गया, गुड सेल भी हो गया, परचेज भी हो गया है, आपने अगर कोई गुड्स रिटर्न करना था वो रिटर्न भी कर दिया, आपको पेमेंट जो करना था वो पेमेंट भी हो गया है, सब कुछ हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब मेरी जो आपसे ट्रांजेक्शन हुई थी, जो मैंने आपसे लेना देना करा था, वो सब खत्म हो गया है। अब मैं इस टॉपिक को क्या कर दूंगा, एंड कर दूंगा, नहीं कर दूंगा वहां पर, आपसे मेरी ट्रांजेक्शन हुई थी उसका पेमेंट वगैरह सब कुछ हो गया, अब इसको खत्म करेंगे। तो Yes, उसके sir. लिए क्या करेंगे, एक लास्ट है, Again. क्या बेटा, उसके लिए हम लास्ट में एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, और वो डॉक्यूमेंट हमारा कहलाता है रेमिटेंस एडवाइस। उस डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं, रेमिटेंस एडवाइस। एंड दिस डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द बायर, एंड इन दिस डॉक्यूमेंट ऑल डिटेल्स, मतलब एक तरह से हम बोलते हैं उसकी समरी रखना भी, तो कि हमने आपसे गुड्स कब परचेज करा था, कितना गुड्स परचेज करा था, शॉर्ट में लिख करके रखना, छोटा 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 मेन मेन मिनट्स लिख करके रखना, ताकि अगर आप मुझसे पूछ लो और सर मैंने आपसे वो 25 फरवरी को कितने का गुड्स परचेज करा था, सर एक सेकंड, 25 फरवरी की, हाँ सर 2 लाख का आपने गुड्स खरीदा था और आपने पेमेंट ऐसे किया था। अब अगर आपको बहुत डिटेल में जाना तो फिर वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ओपन करके बता दो, बट मेन बात अगर चाहिए तो ताकि वो फटाफट से चेक करने में आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रेमिटेंस एडवाइस। This document prepared by the buyer, and in this document all details like purchase of goods, goods के purchase करने की डिटेल, क्वांटिटी, प्राइस, डेट ऑफ पेमेंट, आपने पेमेंट कब करा था, मोड ऑफ पेमेंट किस डेट को किस तरह से किया था, एंड इफ देयर इज एनी रिटर्न ऑफ गुड्स, और अगर कोई गुड्स रिटर्न किया था तो वो, एंड एनी अदर डिटेल्स रिक्वायर्ड विल बी मेंशन, जो भी डिटेल्स वगैरह होगी वो सब कुछ उसके अंदर मेंशन
कर दी जाती है। दिस डॉक्यूमेंट वर्क एज फाइनल स्टेज ऑफ सेल एंड परचेज। और ये हमारी क्या होती है, फाइनल स्टेज होती है, भी तो कि हमारा सारा काम हमने कंप्लीट कर दिया है। ये 10 डॉक्यूमेंट्स क्लियर है बेटा? Yes, sir. क्या क्या बताया मैंने? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला डॉक्यूमेंट बताया है कोटेशन, जहां पर जो सेलर है वो अपनी प्राइस के बारे में डिटेल्स बताता है, कौन कौन सी चीज कितने कितने की है। फिर परचेज ऑर्डर, जो बायर है वो ऑर्डर लगाता है, जो सेलर है फिर उसके बाद बेसिस पे क्या करता है, सेल्स ऑर्डर देता है, उसकी एक कॉपी तो बायर के पास जाती है और एक कॉपी वेयर हाउस या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के पास। जब गुड्स डिस्पैच किया जाता है तो उस टाइम पर जो हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसको हम कहते हैं गुड्स डिस्पैच नोट। और गुड्स डिस्पैच नोट होने के बाद में जब आपको गुड्स रिसीव होता है तो उस टाइम पर जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है उसको हम कहते हैं गुड्स रिसीविंग नोट। और गुड्स रिसीव होने के बाद में जब कंफर्मेशन आ जाता है तो उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है उसको हम कहते हैं इनवॉइस बिल। भी तो कि अब हम ये गुड्स हमने सेल कर दिया, भी तो क्या आप इतने इतने अमाउंट पे कर दीजिएगा। अगर उसमें से अगर कोई गुड्स रिटर्न होता है तो बायर ने जो रिटर्न करता है तो उस टाइम पर बायर जो है वो तो बनाता है डेबिट नोट और जो सेलर है वो बनाता है क्रेडिट नोट। और फाइनली जब हमें अमाउंट रिसीव होता है तो उसको हम क्या, उस टाइम पर जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है उसको हम कहते हैं रिसीट। और रिसीट के बाद में जब फाइनली उस पूरी ट्रांजेक्शन का जब हम अगर एक जगह पर अगर समरी फॉर्म में अगर रिकॉर्ड करते हैं तो उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं रेमिटेंस एडवाइस। ये एक रिकॉर्ड पर्पस के लिए रखा जाता है ताकि फ्यूचर में कभी भी उसकी डिटेल वगैरह चेक की जा सके। और ये जिसमें हमारा एक टॉपिक और कंप्लीट हो जाता है, डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन सेल और परचेज। इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. यहां तक का आज आप कंप्लीट कर लीजिए इसका। कल मैं इसी के अंदर चैप्टर नंबर 3 के वर्क बुक में से मतलब अपन डायरेक्टली उसकी बुक की थ्योरी वगैरह पढ़ करके फिर हम इसका आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा? Yes, Okay. sir. चलिए, बाकी का कल कराता हूँ मैं। आज का यहाँ तक का आप कंप्लीट कर लीजिए। ओके बेटा, थैंक यू। Thank you, sir. वेलकम बेटा। Excuse me, sir. यस, बोलिए। सर इसमें न्यूमेरिकल्स भी आएंगे क्या आगे? हाँ, अब आगे से अब जो हम कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे उसमें न्यूमेरिकल्स हो जाएगा बेटा। ओके सर, थैंक यू।